जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज 16 मार्च को आपका एसएससी एचएस का सभी शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो सभी शिफ्ट में पूछे गए लगभग 100 जीके जिसके प्रश्न से अधिकतम रील प्रश्न मिल गए, तो सभी प्रश्न को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ विथ पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका ये दिवस है जो कि हमने पीडीएफ में आपको शामिल करके दे दिया था। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस परत संरक्षण दिवस आपका 16 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका 16 सितंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यह पदनाम 19 दिसंबर 2000 को 1987 में उस तिथि की स्मृति मनाया गया था जिस पर राष्ट्रों ने ओजोन परत के क्षयकारी पदार्थ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, इसके अलावा 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो कि घोषित किया था। ओजोन दिवस 2022 का आपका थीम की बात करेंगे तो वैश्विक सहयोग पृथ्वी पर जीवन की रक्षा, ये आपका थीम है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सितंबर माह के कुछ और तिथियां जैसे कि 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है सरदार सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के ऊपर। इसके अलावा आपका बात करें 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो ये दोस्तों आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 20 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो रेलवे पुलिस आरपीएफ अब रेलवे पुलिस सेवा के स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप बता दें पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपका विश्व वन दिवस है, ये दोस्तों आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व जल स्वच्छता दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व संसाधन दिवस आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वायुमंडल दिवस आपका 10 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आपका 8 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को। वन महोत्सव सप्ताह आपका 1 से 7 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को। वन जीव सप्ताह दोस्तों आपका 2 से 8 अक्टूबर को। विश्व प्राकृतिक दिवस आपका 3 अक्टूबर को। वन जीव दिवस आपका 6 अक्टूबर को। पक्षी दिवस आपका 12 नवंबर और विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस आपका 14 नवंबर को जो कि मनाया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका डायरेक्ट पीडीएफ से क्वेश्चन आया है जो कि हमने आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग जाकर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अभी तक के सभी शिफ्टों का यानी कि 20 शिफ्टों में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ। 20 शिफ्टों का प्रश्न उत्तर विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप लेना चाहते हैं, 400 प्रश्न लगभग है, तो मात्र 20 रुपये का न्यूनतम शुल्क रखा गया है। व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर। इसके अलावा आप जब तक पीडीएफ चाहिएगा जब तक आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए तो व्हाट्सएप नंबर पर जो लोग इच्छुक संपर्क कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है उसी से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि विंबलडन ओपन 2022 का पुरस्कार का कल किताब ये भी हमने पीडीएफ में शामिल करके दे चुका है। जो टेलीग्राम पे पीडीएफ जाता है उसमें भी ये शामिल किया गया था कि विंबलडन ओपन 2022 का पुरस्कार किसने जीता। सारे ओपन का जितने भी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिका यूएस ओपन, विंबलडन ओपन सभी का मैंने आपको पीडीएफ दे दिया था। तो 2022 का विंबलडन चैंपियन एक ग्रैंड स्लैम स्तरीय टेनिस टूर्नामेंट था जो कि विंबलडन लंदन यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होता है। ऑल इंडिया लॉन टेनिस और कॉकरेट क्लब में हुआ था। इसके अलावा बात करें पुरुष एकल खिताब का विजेता कौन था, तो पुरुष एकल का खिताब का विजेता आप यहाँ पर देख सकते हैं नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो नोवाक जोकोविच इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्या पता अगला शिफ्ट में पूछ जाए महिला एकल का, तो एलिना रैबकिना, इसको याद रखिएगा। पुरुष युगल की बात करेंगे तो मैथ्यू एविडन और मैक्स पर्सेल आपके पुरुष युगल में जीते हैं। महिला युगल की बात करेंगे तो बारबरा क्रिजिकोवा और कतेरिना सिनोकोवा ये दोनों महिला युगल में जीती हैं। मिश्रित युगल की बात करेंगे तो नील स्कुप्सकी और डेजिरा कोजिकक ये दोस्तों आपका मिश्रित युगल में जीती हैं। तो ये सब आप याद रखिएगा, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपका पुरुष और महिला वाला याद रखिएगा, बस इतना सही काम आपको हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था गोदान है जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। ये आप सभी लोग भली बात जानते होंगे, बहुत सारे लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन पूछा गया था कि कब लिखा गया था। तो गोदान की बात करेंगे दोस्तों तो प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। कुछ लोग इसे उसकी सर्वोत्तम कृति भी मानते हैं। इसका जो प्रकाशन 1936 ईस्वी में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय मुंबई के द्वारा किया गया था, तो 1936 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भारतीय ग्राम समाज एवं परिवेश का सजीव चित्रण किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों गोदान ग्राम्य जीवन और संस्कृति कृषि संस्कृति का महाकाव्य माना जाता है। इसमें प्रकृतिवादी, गांधीवादी, मार्क्सवादी, साम्यवाद का पूर्ण परिप्रेक्ष्य में चित्रण हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था लवली चौहान का संबंध किस खेल से। नाम में लगता थोड़ा सा कंफ्यूजन है, स्टूडेंट बता नहीं पाए, लेकिन लवली चौहान संबंधित तक कोई प्लेयर हमको मिला नहीं। आप लोग इसको करेक्ट कर दीजिएगा जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जो स्वराज मेरा जमशेद अधिकार का नारा किसने दिया था। ये भी क्वेश्चन हमने पीडीएफ में आपको शामिल कर दिया था। विश्व का पीडीएफ आप लीजिए ना लीजिए, लेकिन टेलीग्राम पर जो पीडीएफ मिलता है उसको भी आप पढ़ लेते हैं तो आप 50 से 60% क्वेश्चन जो कि आप जीके जीएस में करके आ रहे होंगे। तो स्वराज मेरा जमशेद अधिकार का नारा किसने दिया, तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से लोकमान्य कहा जाता है और भारत में शांति के जनक भी कहा जाता है। उन्होंने होम रूल की स्थापना की थी। ये सारे जो फैक्ट्स हैं आपके लोकमान्य तिलक से है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और कुछ नारे हैं, जैसे इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिया था। दुश्मनियों को गोली का हम सामना करेंगे ये नारा किसने दिया था, चंद्रशेखर आजाद ने दिया था।
दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसके अलावा अगला है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये आपका महात्मा गांधी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आपका लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो ये सभी नारों को आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था 12 जुलाई 1985 को किसकी स्थापना हुआ था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका नाबार्ड हो जाएगा। नाबार्ड की जो स्थापना 12 जुलाई 1985 को हुआ था। नाबार्ड का जो पूर्ण होता है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा यह आपका सहकारी बैंक है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की देखरेख के लिए जिम्मेदार भारत की शीर्ष नियामक एजेंसी है। यह वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अन्य आर्थिक गतिविधियों की ऋण के लिए क्षेत्र में नीति योजना और संचालन में संबंधित मामलों बैंक को दिए गए हैं। नाबार्ड द्वारा वित्तीय समावेश को सक्रिय रूप से विकसित और कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा स्थापित आपका 12 जुलाई 1982 को हुआ था। और इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। 1985 नहीं 1982 आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा का किला या गोलकुंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर से 5 मील पश्चिम स्थित दुर्ग एक ध्वस्त नगर है जो कि पूर्व काल में कुतुब शाही राज्य में मिलने वाली हीरे जवाहरात के लिए प्रसिद्ध था। तो आपका राइट आंसर गोलकुंडा कहाँ है? तो हैदराबाद में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत 21 अनुच्छेद से हटा दिया गया था? तो संपत्ति के अधिकार दोस्तों आपको बता दीजिए 44वां संविधान संशोधन हमारे भारतीय संविधान में हुआ था। 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। इस संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इसलिए वर्तमान में अब केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 19 ने सभी नागरिकों को संपत्ति अधिग्रहण धारण निपटान का अधिकार प्रदान किया था, जबकि अनुच्छेद 31 में प्रदान था कि कोई भी व्यक्ति कानून से अधिकार से अपनी संपत्ति को बचाने से वंचित नहीं होगा। तो आपका अनुच्छेद 31 से हटा दिया गया था। इसके अलावा बाद में 1978 में 40वें संविधान संशोधन के साथ संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार सूची से हटा दिया गया था। इसलिए संपत्ति का जो अधिकार है मौलिक अधिकार नहीं है, हालांकि अब एक संवैधानिक अधिकार है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर शुक्र हो जाएगा। यह ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। इसके पश्चात क्रमशः मंगल बुध बृहस्पति का स्थान आता है। पृथ्वी में शुक्र का आकार लगभग बराबर है, अतः दोनों ग्रहों को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र यानी वीनस सूर्य से दूसरा ग्रह है और प्रत्येक 224.7 पृथ्वी दिनों में सूर्य की परिक्रमा जो कि करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दुरंत कप का विजेता और उप विजेता दोनों शायद पूछा गया था। तो दुरंत कप का बात करें, दुरंत कप 2022 का विनर का तो बेंगलुरु एफसी इसका राइट आंसर विजेता में हो जाएगा। लेकिन बेंगलुरु एफसी ने पहली बार दुरंत कप जीतने में सफलता प्राप्त किया। किताबी मैच के बाद कप्तान सुनील छेत्री ने ट्रॉफी उठाया था और मुकाबला काफी रोमांचक हो गया था। बेंगलुरु एफसी ने रविवार को करीब फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराकर पहली बार दुरंत कप का खिताब जीता था। तो उप विजेता आपसे पूछा गया था, तो आपका मुंबई सिटी एफसी आपका उप विजेता हो जाएगा। विजेता आपका बेंगलुरु एफसी हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। बेंगलुरु एफसी के कप्तान कौन है? सुनील छेत्री है। ये सभी आप याद रखिएगा का बहुत ही काम आने वाला है आपको अगले शिफ्ट में। एक क्वेश्चन पूछा गया था पश्चिमी घाट की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की बात करेंगे तो मुख्य रूप से ये अरब सागर में क्षेत्र में बहती है। लगभग 7 से 8 प्रमुख नदियां हैं जो कि भारत के पश्चिम क्षेत्रों की ओर बहती है। प्रायद्वीपीय नदी की बात करेंगे तो आपका महानदियां हैं, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, तापी है, पश्चिम घाट की प्रमुख नदियां हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, जबकि नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में कन्फर्म कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कौन सा क्षार है जो कि चूने के पानी में मौजूद होता है? तो इसका राइट आंसर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पतले घोल का सामान्य नाम चूने का पानी है। चूने का पानी को शुद्ध पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर अघुलित यानी कि CaOH2 को छानने के द्वारा तैयार किया जाता है। यह प्राकृतिक रूप में आपका क्षार होता है। तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका राइट आंसर आपका होना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दोस्तों आपका अगर फिल्म फेयर में पूछा होगा स्टूडेंट तो बस इतना ही बता पाए हैं, इसको याद नहीं था। ठीक है, तो बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म का अवार्ड दोस्तों आपको किसे दिया गया है? तो इस तो कंफर्म मालूम नहीं है, लेकिन शेर शाह को दोस्तों आपका फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट सिनेमा का अवार्ड दिया गया था। और इसमें जैसा कि आपको रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का और कीर्ति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। तो क्रिटिक्स फिल्म पूछा था, शायद आपका फिल्म नहीं पूछा था। तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कन्फर्म एक बार करते चलिएगा कि क्या आपका पूछा था। ठीक है, कि ओलंपिक जो 2024 वाला है वो आपका कहाँ पर आयोजित किया जाना है। ठीक है, तो ओलंपिक 2024 का आपका पूछा था। तो 2024 में जो आपका होना है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होना है। ठीक है, उसका जो मेजबान शहर है आपका पेरिस फ्रांस है। ठीक है, तो आपका पेरिस फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ओलंपिक 2024 का आपका आदर्श वाक्य क्या है? तो आपका मेड फॉर शेयरिंग इसका आदर्श वाक्य है। इसके अलावा 2024 में पेरिस ओलंपिक में शामिल करने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त खेल के रूप में स्केट बोर्डिंग है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, सर्फिंग है और ब्रेकिंग की पुष्टि की गई है। इसके अलावा आपका 2018 का जो ओलंपिक है वो आपका कहाँ पर होना है? तो आपका लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में 2018 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होना है। ठीक है, तो ओलंपिक जैसा कि आपका हर साल के बाद आयोजित होता है। तो 2024 का पेरिस फ्रांस में, 2028 का आपका कहाँ होगा? तो लॉस एंजलिस अमेरिका में। इसके अलावा 2020 में भी आपका ओलंपिक जो हुआ था वो आपका हुआ था टोक्यो जापान में, जिसमें आपका भारत ने 7 मेडल और 1 स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने लाया था। ठीक है, तो ये आपका पूछा गया था। इसके अलावा बात करें आपका
तो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है, ये पूछा गया था। तो भूटान का जो आधिकारिक भाषा है आपको बता दें जोंगखा, भूटान की आधिकारिक भाषा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जोंगखा, ठीक है। जोंगखा या तो भूटान के लाखों लोगों के द्वारा बोली जाने वाली एक चीनी तिब्बती भाषा है। ये भूटान समाज की एकमात्र आधिकारिक और राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जोंगखा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, PbNO3 को जब गर्म किया जाता है तो आपका क्या निकलता है या कौन सी गैस निकलती है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आपका PbNO3 यानी कि लेड नाइट्रेट को गर्म होने पर लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है, जो सभी जहरीले उत्पाद हैं। लेड नाइट्रेट के अपघटन के परिणामस्वरूप आपका लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। PbNO2 और O2 जब तब बनते हैं जब लेड नाइट्राइट को सूखी परख नली O2 में जोर से गर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एक क्वेश्चन के पूछा गया था अल-बरूनी के बारे में कि अल-बरूनी की पुस्तक इनमें से कौन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन तो चारों मिल नहीं पाए, लेकिन अल-बरूनी के विषय में हम लोग चर्चा करें तो अल-बरूनी एक ईरानी विद्वान था, ठीक है। उन्हें आधुनिक भूगणित का जनक माना जाता है। अल-बरूनी वो यात्री था जो कि केरल को मालाबार कहा था। इसके अलावा किताब उल हिंद आपका अरबी किताब है जो कि अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया है। तो एक किताब तो आपका अल-बरूनी के द्वारा क्या लिखा गया, किताब उल हिंद। इसके अलावा किताब अल-तफीम अल-बरूनी द्वारा लिखी पुस्तक है जो कि फारसी और अरबी दोनों में है। तो किताब अल-तफीम किताब उल हिंद ये आपका अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा उन्होंने 1017 में भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा किया था। इसके अलावा तारिक अल हिंद भारत का जो इतिहास है अल-बरूनी के द्वारा ही लिखा गया है। कौन सा, तारिक अल हिंद, जिसमें आपका भारत का इतिहास है अल-बरूनी के द्वारा लिखी पुस्तक है जो कि भारतीय संस्कृति के अध्ययन पर आधारित है। उनका जो जन्मदिन है ईरान में सर्वेक्षण इंजीनियर के दिन के रूप में मनाया जाता है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो आपको भरतनाट्यम मालूम होगा, भरतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो आपका राइट आंसर भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा, तो आपका तमिलनाडु का हो जाएगा। इसकी जो उत्पत्ति है सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु राज्य में हुआ था। यह नृत्य रूप दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। इसके अलावा प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पातिकारम में भरतनाट्यम का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये आपका भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ये भरतनाट्यम के अलावा संगीत नाटक अकेडमी भारत की जो राष्ट्रीय अकेडमी है भारत में केवल 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्रदान करता है। तो वो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, तो आपका भरतनाट्यम हो गया। इसके अलावा केरल का दोस्तों आपका 2 याद रखिएगा, केरल का कथकली और आपका मोहिनीअट्टम ये आपका केरल का है। इसके अलावा एक आपका सतरिया है जो कि आपका पूर्वी भारत का असम का है। इसके अलावा एक आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य जो कि आपका मणिपुर का है। इसके अलावा कुचिपुड़ी याद रखिएगा जो कि आपका आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा कथक याद रखिएगा जो कि दोस्तों आपका उत्तर भारत का है। इसके अलावा एक आप याद रखिएगा तो ओडिसी याद रखिएगा जो कि आपका ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय की बात करेंगे तो संस्कृति जो मंत्रालय भारत का वो छऊ नृत्य को भी भारत का शास्त्रीय नृत्य का दर्जा जो कि मानता है, जिससे भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कुल एक संख्या 9 हो जाती है, ठीक है। तो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्य आपका 9 है, लेकिन संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार केवल 8 ही शास्त्रीय नृत्य है। छऊ नृत्य की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका पूर्वी भारत का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, अगर संगीत नाटक अकेडमी भी मान्यता प्रदान कर देता है तब, ठीक है। तो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो संगीत नाटक अकेडमी और संस्कृति मंत्रालय दोनों को आप माइंड में रखकर ही क्लिक कीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका शिक्षा का अधिकार है जो कि किस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो आपको बता दें 2002 में आपका संविधान का 6वां संशोधन अधिनियम किया गया था। शिक्षा के अधिकार के माध्यम से एक मौलिक अधिकार के रूप में पहचाना जाने लगा था। लेख 21A इसलिए सम्मिलित होना जिसमें कहा गया है कि राज्य के रूप में इस तरीके से विधि के द्वारा निर्धारित कर सकता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कितने से कितने साल के बच्चों के लिए, तो 6 से 14 साल के बच्चे के लिए। ये आपका कब जोड़ा गया था, तो 2002 में जोड़ा गया था 6वां संविधान संशोधन के माध्यम से। कहाँ जोड़ा गया था, तो अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था, ठीक है। इसके अलावा ये आपका मौलिक अधिकार बन गया था। मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 मूल संविधान में आपके 7 हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। लिया कहाँ से गया मौलिक अधिकार, तो ये आपके कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों से लोग कन्फ्यूजन होते हैं। तो मौलिक अधिकार आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और मौलिक कर्तव्य आपका USSR तत्कालीन USSR अभी वर्तमान में रूस से लिया गया है, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार मृत्यु दर कितना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा 55, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार देश में 5 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर है वो आपका 55 है। 1990 में ये दर आपका 126 था। विश्व बैंक के आंकड़े के अनुसार भारत में मृत्यु दर 7.30
प्रति 1000 व्यक्ति प्रति वर्ष है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका शायद पूछा गया था, तो अपना राइट आंसर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका बांसुरी से संबंधित कलाकार कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बांसुरी से संबंधित जो आपके कलाकार हैं, जो सुप्रसिद्ध जो प्रख्यात हैं, वो आपके हैं हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया एक भारतीय संगीत निर्देशन और शास्त्रीय बांसुरी वादक हैं, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में बांसुरी बजाते हैं। ठीक है, आपका राइट आंसर हरिप्रसाद चौरसिया ऑप्शन में होगा तो हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे तो वो एक प्रख्यात बांसुरी वादक थे, जो उनको 1994 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा भारत में कुछ और बांसुरी वादक हैं, जैसे कि हरिप्रसाद चौरसिया एक हो गया आपका, एक है आपका एस आकाश, एक है आपका मायावरम सरस्वती अमला, एक है आपका के भास्करन। ये दोस्तों आपके कुछ बांसुरी वादक हैं। इसके अलावा सिक्कल माला चंद्रशेखर, ये भी आपका बांसुरी वादक ही हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, अकबर और हेमू के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था। ठीक है, तो अकबर और हेमू के बीच में आपको मालूम होगा पानीपत का दूसरा युद्ध, यानी कि द्वितीय युद्ध आपका 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसका लोकप्रिय नाम आपका हेमू था, अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। ये पानीपत का जो मैदान है ये आपका बहुत ही जरूरी है। ये कहाँ पर है ऐसे, तो ये आपका हरियाणा में स्थित है। इसके अलावा अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए निर्णायक जीत थे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पानीपत का जो दूसरा युद्ध आपका लड़ा गया था। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का दूसरा युद्ध। कब लड़ा गया था? 1556 में। तो ये दोस्तों आपका दूसरा युद्ध है, लेकिन इससे पहले भी कोई युद्ध हुआ होगा। तो हाँ, पानीपत का प्रथम युद्ध भी हुआ है। ये दोस्तों आपका कब हुआ है? तो ये आपका बाबर के समय हुआ था। बाबर जब आपका भारत में प्रवेश कर रहा था, तो इब्राहिम लोदी के साथ, जो कि दिल्ली सल्तनत का और लोदी वंश का अंतिम शासक था, उसके मध्य में युद्ध किया था 1526 ईस्वी में। ठीक है, तो इसमें जिससे आपका बाबर जो जीत गया था, इसके बाद आपका मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था भारत में। इसके अलावा पानीपत के दूसरा युद्ध के बाद एक युद्ध और हुआ था, जो कि पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका 1761 ईस्वी में हुआ है। ये दोस्तों आपका अहमद शाह अब्दाली और आपका मराठों के बीच शायद आपका हुआ था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। 1526 प्रथम, 1556 द्वितीय और 1761 आपका तृतीय राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका वो पूछा गया था कि आयरन लेडी किसे कहा जाता है। ठीक है, आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपको बता दें दोस्तों, इंदिरा गांधी को भारत की आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका इंदिरा गांधी हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी आपके मालूम होगा पूर्व प्रधानमंत्री थी, जिसके शासनकाल पे भारत में पहली बार आपातकाल लगा था। ठीक है, इसके अलावा इरोमा शर्मिला को मणिपुर का लो महिला के रूप में जाना जाता है। तो मणिपुर की आयरन लेडी आपका इरोम शर्मिला को कहा जाता है। तो इस पक्ष को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी कि अनुच्छेद 14 आपसे पूछा गया था। तो अनुच्छेद 14 की बात करेंगे हम लोग, तो राज्य, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, यह आपका आर्टिकल 14 कहता है। लेकिन समानता के अधिकार के तहत आपका 4, 14, 15, 16, 17, 18 ये चारों अनुच्छेद अभी आपका आते हैं। तो 14 में तो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। 15 देखिए क्या कहता है। 15 कहता है कि राज्य है जो कि किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ये आपका आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 16 की बात करेंगे तो राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, ये आपका आर्टिकल 16 कहता है। इसके अलावा आर्टिकल 17 की बात करेंगे तो ये आपका अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। इसके अलावा आर्टिकल 18 की बात करेंगे तो सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर उपाधियों का उन्मूलन करता है आपका आर्टिकल 18। तो ये दोस्तों आपकी समानता का अधिकार था, जो कि आपके मूल अधिकार के अंतर्गत आपका आता है। मूल अधिकार आपको मालूम को वर्तमान में 6 हैं, मूल संविधान में 7 हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग में पदक है जो कि किसने जीता था। यह क्वेश्चन का लैंग्वेज इस तरह आपका था कि ओलंपिक 2020 में कर्णम मल्लेश्वरी ने कौन सा पदक जीता है। तो भारतीय भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट है, ये बात आपको मालूम होगा। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें साल 2000 में हासिल किया था। सिडनी 2000 ओलंपिक में कर्णम ने कारनामा करके मुकाम हासिल किया था। तो ओलंपिक आपका हुआ कहाँ था? सिडनी। इसके बात को भी आप याद रखिएगा। सिडनी 2000 ओलंपिक में कर्णम ने यह कारनामा के लिए मुकाम हासिल किया था। कुल 240 किलो में उन्होंने स्नेच श्रेणी में 110 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 130 किलोग्राम भार उठाते हुए कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ठीक है, तो आपका पदक कांस्य हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसने पूछा होगा तो आपका कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपका कांस्य पदक ऑप्शन में दिया गया होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया कि किस विटामिन की कमी के कारण बेरी रोग होता है। तो इसका राइट आंसर आपका विटामिन B1 हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी के कमी से कारण आपका बेरी नामक रोग होता है। इसके अलावा विटामिन A की कमी के कारण आपका रतौंधी होता है, संक्रमण का खतरा होता है। इसके अलावा जीरोपथेल्मिया होता है। इसके अलावा मोतियाबिंद त्वचा शुष्क व सल की आपका हो जाता है विटामिन A की कमी के कारण।
विटामिन B1 की कमी के कारण, जैसा कि आज का शिफ्ट में पूछा गया था, बेरीबेरी नामक रोग होता है। विटामिन B2 की कमी के कारण आपका त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना आदि होता है। इसके अलावा विटामिन B3 से दोस्तों आपका त्वचा पर दाद होना आपका विटामिन B3 से होता है। इसके अलावा विटामिन B5 से आपका बाल सफ़ेद होना या मंदबुद्धि होना B5 विटामिन कमी के कारण होता है। विटामिन B6 की कमी के कारण आपका एनीमिया या त्वचा रोग होता है। इसके अलावा विटामिन B7 की कमी के कारण आपका लकवा होता है, शरीर में दर्द होता है, बालों का गिरना होता है। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी से आपका एनीमिया या पेचिस रोग होता है। एवं विटामिन C की कमी से बात करेंगे तो आपका अस्कर्वी रोग होता है विटामिन C की कमी से। इसके अलावा दोस्तों आपका विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस होता है या ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन डी है जो दोस्तों आपका सूर्य की रोशनी से भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि आज की MP पटवारी एग्जाम में पूछा गया था। विटामिन ई की कमी से आपका जनन शक्ति कम हो जाना विटामिन ई की कमी से कारण होता है। अंत में आपका विटामिन के की कमी के कारण रक्त का तक्का न जमना, ये आपका विटामिन के की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो सभी विटामिन से कमी होने वाले रोग मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। आशा करते हैं कि आगे आपके एग्जाम में आएंगे तो आप उसे सही करके आएंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऑपरेशन गंगा है जो कि किस लिए चलाया गया था, तो भारत सरकार के द्वारा जो ऑपरेशन गंगा है यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिक को वापस लाने के लिए एक निकासी पहल है, जिसमें एयर इंडिया की सहायता से भारतीयों को यूक्रेन से भारत वापस लाया जा रहा है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, हंगरी जैसे पड़ोसी देशों से एयर इंडिया की निकासी उड़ानें संचालित की जा रही है। ठीक है, तो ऑपरेशन गंगा आप लोग को मालूम हो गया होगा, यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक को वापस लाने के लिए किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे जिस प्रकार जो प्रश्न आपका अब रिपीटेड होना शुरू हो गए हैं, या तो रिपीटेड हो रहे हैं या तो उससे जुड़े फैक्ट से आपका प्रश्न आ रहे हैं। इसीलिए अभी तक के जितने भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, लगभग 20 शिफ्ट में एग्जाम अभी कंडक्ट हो चुका है। 20 शिफ्ट में पूछे गए 400 प्रश्नों का उत्तर विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हमने एक PDF तैयार किया है, जिसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है, जिससे प्राप्त करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना होगा। व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिख रहा है। ये 20 रुपये में दोस्तों आपके CHSL का सभी शिफ्टों का PDF मिलेगा जब तक आपका एग्जाम चलेगा। ठीक है, तो जो लोग लेने के लिए इच्छुक हैं आप लोग संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसी से आपका जो ज़्यादातर जीके के प्रश्न है 50 से 60% प्रश्न आपके इसी से देखने को मिल रहे हैं। नहीं विश्वास है तो जो लोग एग्जाम देकर आए हैं उनसे भी आप अपनी राय जो कि ले सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो कि भारत सरकार के लोगों और विदेशी देशों में सभी भारतीय नागरिकों के लिए विवाह का विशेष प्रदान करता है। भले ही किसी पार्टी के धर्म या विश्वास के बावजूद ये अधिनियम 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आपका प्रस्तावित कानून के एक टुकड़े से हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका 1954 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग 1954 राइट आंसर कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला जो क्वेश्चन पूछा गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जो पुस्तक है आपका सलमान रुश्दी की पुस्तक है। ठीक है, तो देखिए मिडनाइट चिल्ड्रन ये आपकी सलमान रुश्दी की पुस्तक है जो कि 1981 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा बात करें आपका 10 सेंटेनिक कोर्सेस, ये भी दोस्तों आपका सलमान रुश्दी की पुस्तक है जो कि आपका 1988 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा आपका एक पुस्तक है सेम जो कि 1983 में प्रकाशित हुआ था। तो ये सभी जो पुस्तकें हैं आपके सलमान रुश्दी के हैं। आपके ऑप्शन में क्या आया था वो तो जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, संकेत सरकार और मीराबाई चानू कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा मेडल जीती थी। हालांकि मेरे ख्याल से आपका मिलान करने के लिए आया था। तो टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने शनिवार को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में महिला के 49 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारोत्तोलन में भारत की पदक को जारी रखा था। ठीक है, तो आपका 2022 में जो आपका 22 में हुआ था राष्ट्रमंडल के लिए, इसमें मीराबाई चानू ने आपका स्वर्ण पदक जीता था। वहीं पर टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो हुआ था 20 वाला, उसमें आपका रजत पदक जीता था। इसके अलावा संकेत सरकार की बात करेंगे तो आपका रजत पदक जीता था। मेंस में 55 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में। इसके अलावा गुरु राज पुजारी की बात करेंगे तो ये भी दोस्तों आपका कांस्य पदक जीते हैं मेंस में 61 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में। इसके अलावा बात करेंगे मीराबाई चानू का, तो इसमें हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, स्वर्ण पदक जीती हैं आपका 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला प्रमुख। ठीक है, पहली महिला प्रमुख पूछा गया था दोस्तों आपसे, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर लीला सेठ हो जाएगा। लीला सेठ भारत में एक राजकीय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। वो 1991 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनी थी। वो दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला भी न्यायाधीश रही थी। वर्ष 2012 में दिल्ली के कुख्यात निर्भया बलात्कार मामले के बाद भारत ने बलात्कार कानून के निरीक्षण करने के लिए गठित जस्टिस वर्मा समिति की 3 सदस्यीय बेंच का भी हिस्सा थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों फातिमा बेबी हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फातिमा बेबी ये दोस्तों आपका सुप्रीम कोर्ट की आपका पहली महिला न्यायाधीश है। कौन है? फातिमा बेबी। इसके अलावा दोस्तों आपका फातिमा बीबी की बात करेंगे, किसी उच्चतम न्यायपालिका में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला है।
इसके अलावा दोस्तों इंदु मल्होत्रा की बात करेंगे तो 2008 में 2018 में बार से सीधे नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश है। इसके अलावा 2007 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वरिष्ठ महिला के रूप में नामित होने वाली दूसरी महिला हैं। इसके अलावा वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। इसके अलावा दोस्तों रूमपाल जी की बात करेंगे तो ये दोस्तों 2006 में अपनी सेवानिवृत्त तक एससी न्यायाधीश थी, तो इसको भी आप याद है जो कि रखिएगा। इन सब के अलावा एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आपका बिहू असम का लोकगीत पूछा गया था दोस्तों। तो असम का लोकगीत आपका बिहू, जो कि हर शिफ्ट में आपका पूछा जा रहा है, हर दिन पूछा जा रहा है, तो उसका राइट आंसर आपका बिहू हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका फर्टिलाइजर मेंट्रली से भी रिलेटेड कोई प्रश्न आया था, प्रश्न क्लियर नहीं मिल पाया है स्टूडेंट को। इसके अलावा एक प्रश्न आपका इंटरनेट से भी आया था, वो भी प्रश्न नहीं मिल पाया। जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग से गुजारिश है कि इनसे संबंधित जो प्रश्न बने हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या इन सब के अलावा भी जो प्रश्न छूट गए होंगे उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका एसिटिक एसिड से भी रिलेटेड आया था, लेकिन प्रश्न आपका क्लियर नहीं स्टूडेंट है जो कि बता पाए हैं। वाला है आपका जो कि आया था कि 61वां जो संविधान संशोधन है वो कब हुआ था। तो 61वें संविधान संशोधन की अगर बात करें तो ये आपका अधिनियम 1989 में आया हुआ था, या फिर आपको ऑप्शन में 1988 यानी कि 1988 दिया होगा। तो ये आपका 1989 का संविधान संशोधन अधिनियम था, और इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी, जिससे कि ताकि उस देश के युवा वर्ग जिसे अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिल सके और राजनीतिक प्रक्रिया का अंग बन सके। तो यहाँ पर ये अगर ये पूछा जाए कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। 1989 88 में आपका यह अधिनियम आता है, जिसमें आपकी वोट डालने की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। ये आपका क्वेश्चन पॉलिटी से यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि 2022 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया। अगर 2022 की बात करें तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, और इससे पहले बात करें तो वह पूर्व में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। भारत सरकार ने वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार आपके वी अनंत नागेश्वरन ने पूर्व सीए अरविंद सुब्रमण्यम के तर्कों का जवाब देना डोंट बेस्ट अगेंस्ट इंडिया नामक लेख के साथ में दिया हुआ है। तो इससे पहले जो आपका रहे हैं यहाँ पर सीए जो थे वो आपके अरविंद सुब्रमण्यम रहे, लेकिन 2022 में जो यानी कि वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार है वी अनंत नागेश्वरन है। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर था, करंट का क्वेश्चन है, और कई एसएससी एग्जाम में आपका इससे पहले भी पूछा जा चुका है, जितने भी एसएससी के एग्जाम में हुए हैं 2 से 3 बार। नेक्स्ट आगे आपका एक क्वेश्चन ये आया हुआ था कि MS 365 में प्रिंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की आपका यूज होता है। अगर MS 365 की बात करें तो यहाँ प्रिंट करने से लेकर के अगर हम बात करेंगे कि कौन सा यूज होता है आपका, तो प्रिंट करने का पूछा गया था, तो आपका Ctrl+P यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी अगर बात करें तो प्रिंट करने के लिए आपका Ctrl+P का यूज किया जाता है, वहीं अनडू करने के लिए Ctrl+Z का यूज किया जाता है, और रीडू आपका यानी करने के लिए Ctrl+Y का यूज किया जाता है, और फाइंड के लिए आपका Ctrl+F का यूज किया जाता है। तो ये कुछ शॉर्ट की आपका यहाँ पर Ctrl+P यानी कि आपका प्रिंट करने का यहाँ पर पूछा गया था शॉर्टकट की, तो Ctrl+P यहाँ पर राइट आंसर था। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, क्योंकि आगे आने वाले शिफ्टों में ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि शॉर्टकट की से मोस्टली क्वेश्चन आपके SSC CHSL के एग्जाम में यहाँ पर बन रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आगे आपका क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। इसके लिए आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उससे आपको जुड़ जाना है, तो वहाँ पर बाकी सारे एग्जाम के आप वीडियो देख सकते हैं जो भी एनालिसिस हुए हैं। बाकी आपका सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। और बाकी चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन में वापस आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नेक्स्ट आपका एक ये क्वेश्चन था कि इनमें से क्या सेकेंडरी मेमोरी की विशेषता नहीं, यानी सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो यह एक स्थायी मेमोरी होती है, इसे कंप्यूटर का पार्ट नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसे बाहर से आपका इंसर्ट किया जाता है। एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी, अगर कंप्यूटर किसी कारण ऑफ हो जाता है तो आपका यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी का डाटा आपका कैंसिल नहीं होता, यानी ये आपके अलग से इंसर्ट करी जाती है। यहाँ पर ये विशेषताएं आपसे पूछी गई थी, तो अगर बात करें यहाँ पर कुछ विशेषताओं को लेकर के कि ये एक आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। अगर आपको ये दिया हुआ था कि यह आपकी वोलेटाइल मेमोरी है, तो वही आपकी विशेषता वहाँ पर नहीं थी, क्योंकि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है।
सेकेंडरी मेमोरी को आपका बाहरी मेमोरी भी कहा जाता है और इसके सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले धीमी होती है और सेकेंडरी मेमोरी में डाटा पावर जाने के बाद भी आपका सुरक्षित बना रहता है। और सेकेंडरी मेमोरी की बात करें आपका, तो डाटा अपने आप डिलीट नहीं होता, ये हमारे द्वारा किया जाता है सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्ट सीपीयू से संपर्क में नहीं होता है और सेकेंडरी मेमोरी के डिवाइस हमारे द्वारा इंसर्ट किए जाते हैं। तो ये सारी विशेषताएं जो कि सेकेंडरी मेमोरी के, इनसे जो अलग आपकी शायद आपका दिया हुआ था कि यह एक तरह की वोलेटाइल मेमोरी है, तो वो यहाँ पर आपकी मेमोरी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर यानी कोणार्क टेम्पल है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका ओडिशा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है भारत के ओडिशा राज्य में जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर दूर कोणार्क शहर में अवस्थित है और इस मंदिर का निर्माण कलिंग वास्तुकला के अंतर्गत हुआ है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से हुआ था। कोणार्क दो शब्दों के कोण और अर्क से मिलकर के आपका बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 400 T20 मैच किस प्लेयर ने खेले, यानी कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने कि 400 यानी 400 T20 मैच खेले हुए हैं? तो रोहित शर्मा इसका बिल्कुल राइट आंसर था। रोहित शर्मा ने आपका 400 T20 मैच खेले हुए हैं, जिसमें कि नेशनल, इंटरनेशनल, लीग, फ्रेंचाइजी T20 मैच आपके सारे शामिल हैं। रोहित शर्मा 400 या उससे अधिक T20 मैच खेलने वाले दुनिया के 9वें क्रिकेटर बने हैं, यानी कि इनका अभी हाल फिलहाल में इनका 400 T20 पूरे हुए हैं। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसलिए आपको ऑप्शन में रोहित शर्मा जरूर दिया होगा। अन्यथा आपके इससे पहले आपके 8 क्रिकेटर हैं जो कि आपके 400 आपके T20 मैच पूरे कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा T20 जो मैच खेलने का रिकॉर्ड है वो आपके वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी किनोन पोलार्ड के नाम है। उन्होंने 614 T20 मैच खेले हुए हैं। तो रोहित शर्मा आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा, तो राइट आंसर था। बाकी अदरवाइज आप ऑप्शन भी बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर कथन से संबंधित आया हुआ था। ये आपका दिया हुआ था कि साक्षी मलिक आपके क्रिकेट से संबंधित है, इस तरह से कुछ आप ऑप्शन दिया हुआ था। दूसरा आपका सचिन ऊंटवाल करके कोई ऑप्शन था। तो ये साक्षी मलिक वाला ही पहले ही आंसर आपका गलत था, क्योंकि सचिन जो साक्षी मलिक हैं ये कुश्ती से संबंधित हैं और साक्षी मलिक एक भारतीय पहलवान है जिन्होंने 2016 के ओलंपिक कुश्ती में कांस्य पदक जीता हुआ था। 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में भी साक्षी मलिक ने रजत पदक जीता हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो इससे क्रिकेट से संबंधित नहीं है, तो ये आपका एक कथन वहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा गया था, कुछ लोगों ने गलत भी किया होगा कि 68वां जो आपका मिस वर्ल्ड था बनी थी उसको ताज किसने पहनाया था? अगर 68वें की बात करें तो यहाँ पर जो 68वां संस्करण था तो ये आपका अभी 2022 में नहीं हुआ है, आपका 2018 का है जो कि 68वां संस्करण था। 8 दिसंबर 2018 को चीन के सानिया शहर में आयोजित मिस वर्ल्ड 2018 अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता के आपके 68वें संस्करण में कुल 118 प्रतियोगिता में भाग लिया हुआ। भारत की तरफ से अब तक 6 महिलाएं बन चुकी हैं, जिसमें मानसी छिल्लर आपकी 2017 में बनी थी, यानी यहाँ पर आपका 2018 का 68वां पूछा गया। 67वां जो आपका मिस वर्ल्ड था उसमें मानसी छिल्लर भारत से बनी थी। प्रियंका चोपड़ा 2000 में, युक्ता मुखी 1999, डायना हैडन 1997, ऐश्वर्या राय 1994 और रीता पहाड़िया 1996। तो यहाँ पर यह पूछा गया था कि जो 68वीं मिस वर्ल्ड बनी थी उसको मतलब ताज किसने पहनाया था? तो यहाँ पर मानसी छिल्लर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2018 का आपसे पूछा गया है। 68वां यहाँ पर पेंजेंट तो वेनेसा पोंस डी लियोन बनी थी मिस वर्ल्ड, जो कि मैक्सिको की थी। और तो इनको जो ताज पहनाया था वो मानसी छिल्लर ने पहनाया था, क्योंकि जो पहले रह चुका होता है 1 साल वो ही जो आपका जो होता है वो आने वाले मिस वर्ल्ड को ताज पहनाता है जो पिछले वर्ष का होता है। तो मानसी छिल्लर 2017 की थी, तो उन्होंने यहाँ पर पहनाया हुआ था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बारादोली का सत्याग्रह कब हुआ था? तो बारादोली का अगर सत्याग्रह की बात करें कि यह आपका कब हुआ था, तो बारादोली का जो सत्याग्रह है भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया हुआ था। तभी यहाँ पर बारादोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी हुई थी। 1928 में गुजरात में हुआ था और यहीं से बारादोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी हुई थी। तो यह क्वेश्चन यहाँ पर बारादोली सत्याग्रह से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डूरंड कप 2022 का विजेता कौन है? अगर डूरंड कप की बात करें कि विजेता कौन है, तो बेंगलुरु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी बेंगलुरु एफसी ने पहली बार डूरंड कप जीतने में सफलता आपके प्राप्त की हुई है। खिताबी मैच के बाद कप्तान सुनील छेत्री ने ट्रॉफी उठाई थी, यानी कि जो बेंगलुरु एफसी के कप्तान है वो सुनील छेत्री हैं। और जो फाइनल मैच है वो मुंबई सिटी एफसी और बेंगलुरु एफसी के बीच में हुआ था, जिसमें कि मुंबई सिटी उप विजेता रही हुई थी। ये
क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि डूरंड कप 2022 का उप विजेता कौन रहा हुआ था, तो मुंबई सिटी उप विजेता थी और अभी विजेता जो है पहली बार यहाँ पर बेंगलुरु एफसी ने जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि G20 सम्मेलन की बैठक कहाँ पर होगी। अगर G20 की बात करें समिति की, तो जो 2023 में होनी है, ये 2023 में G20 की बैठक होगी और जिसका आपके आगामी 18वें नंबर की बैठक होगी, जो कि 2023 में प्रगति मैदान दिल्ली में होने वाली शिखर बैठक है। यह अब तक का पहला G20 शिखर सम्मेलन भारत और दक्षिण एशिया में भी आयोजित किया जाएगा, यानी भारत में आयोजित होने वाला पहला G20 का सम्मेलन है, जो कि 2023 में भारत में दिल्ली शहर में आयोजित किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर का यहाँ पर पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ब्लीचिंग पाउडर को आया हुआ था, या तो ब्लीचिंग पाउडर का आपका रासायनिक सूत्र पूछा गया था, या फिर ये आया हुआ था कि इनमें से सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट यानी कि सबसे अधिक क्वथनांक इनमें से किसका होता है, और उसमें ब्लीचिंग पाउडर दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर था आपका। अगर बात कर लें रासायनिक नाम की, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है और इसका जो सूत्र होता है वो CaOCl2 होता है, यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को आमतौर पर ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है और इसका सूत्र CaOCl2 होता है। ये हल्का पीले रंग का पाउडर होता है जिसमें क्लोरीन की तीव्र गंध होती है और ये सूखे स्लेट पर क्लोरीन की क्रिया के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर भारतीय संविधान का आपका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पूछा गया था कि 74वां जो संशोधन था वो किससे संबंधित था। तो इसकी बात करें तो इस अधिनियम का जो आपका 74वां था, इस अधिनियम के तहत शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। नगरों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने या उसे सक्रिय करने के लिए 1992 में संविधान का 74वां संविधान संशोधन संसद द्वारा पारित किया गया और एक कानून बनाया गया जो 1 जून 1993 से लागू किया गया। तो ये नगर निगम से संबंधित आपका था।